नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और आइए अब सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। उनके आवास पर पहुंच अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज हस्तियों ने भी किए अंतिम दर्शन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मैदानी इलाकों में कोहरा और दिल्ली एनसीआर में बारिश से बढ़ी ठंड। यमन में सना हवाई अड्डे समेत हूती ठिकानों पर इजराइल के हमले। 6 लोगों की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बचे बाल बाल। खेल की खबरों में मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में भारत के 2 विकेट गिरे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में काली पट्टी के साथ उतरी टीम इंडिया। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति संवेदना भी जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 92 वर्षीय डॉक्टर सिंह को शाम के समय सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में काम किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। साल 2004 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। इस दौरान देश भर में राष्ट्रध्वज झुका रहेगा और साथ ही कहीं भी सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सारे सरकारी कार्यालयों में भारतीय ध्वज को आधा झुका दिया गया। देखिए संसद भवन से हमारे संवाददाता कुमार आलोक की ये खास रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद
सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर संसद भवन के करीब में हैं। संसद भवन चाहे वो रेल भवन हो, चाहे वो शास्त्री भवन हो, चाहे वो कृषि भवन हो, तमाम जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ जो झंडा है, जो भारत का तिरंगा झंडा है, उनके सम्मान में उनके निधन के बाद आधा उसको झुका दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि पूरा अभी मनमोहन सिंह की कल रात में उनका निधन हुआ था और उसके बाद से सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक यहाँ पर घोषित किया है। तमाम सरकारी दफ्तरों में जो झंडे हैं वो आधा झुका है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। आरएसएस ने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश बेहद दुखी है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। आरएसएस ने आगे लिखा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सिंह का भारत के लिए योगदान हमेशा याद किया जाएगा और संजोया भी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वो बहुत सुलझे हुए राजनेता थे और उनकी नीतियों का लाभ देश को आज भी मिल रहा है। कि बहुत ही एक हृदय विदारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने शोक जताते हुए उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताईं। उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक उदारीकरण के लिए उनके योगदान को हर भारतीय हमेशा याद रखेगा। It's a great loss for the nation. I offer my condolences to the family of Manmohan Singh ji. And he's always been an inspiration for youngsters also, especially in the parliament. We have seen that at that age, when he was a member, he was attending all these sessions. And also the contributions that he has made to the country, especially during the economic liberalization that the country went through, will always be remembered by each and every Indian. So it's a great loss for the nation. We all mourn with the family members. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि देश ने एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक अर्थशास्त्री को भी खो दिया। उन्हें उनकी सादगी और उनके आर्थिक फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफ़र उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने दुख जताया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक ऐसे समय पे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया कि जब देश पूरी दुनिया नीचे जा रही थी और हिंदुस्तान ऊपर उठ गया था। और दूसरी, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो कोई निंदा नहीं करते इस ज़रूरत। पीपल फ्रेंडली, कैबिनेट फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर मिलना बहुत मुश्किल है।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व प्रधान सचिव टीके नायर ने शोक जताते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हमारे महान देश के इतिहास में एक अध्याय का अंत है। नायर ने कहा कि उन्होंने आर्थिक रूप से मजबूत और आधुनिक भारत की नींव रखी। Dr. Manmohan Singh is the end of a chapter in the history of this great country of ours. Undoubtedly, he was one of the most outstanding prime ministers that India has ever had. The contributions that he made, not only in guiding the economy of this country, but overall the integrated development of India, for which the contributions he made will have a lasting impact on India. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए सीएम धामी ने लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित रहा। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अमेरिका ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। अमेरिका ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बताया। अमेरिकी प्रशासन की ओर से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पिछले 2 दशक में हासिल की गई अधिकांश उपलब्धियों की मनमोहन सिंह द्वारा नींव रखी गई थी। अमेरिका भारत सैन्य परमाणु सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। भारत में इजराइल के राजनयिक रिवेन अजार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वो भारत के महान राष्ट्र के इतिहास में एक महान नेता थे। मनमोहन सिंह की अगुवाई में संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह परिवार और भारतीय लोगों के साथ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देश को आर्थिक दिशा देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन आरटीआई और मनरेगा जो देश को उन्होंने दिया है इसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही साथ अपनी राजनीतिक शुचिता के लिए भी वो हमेशा याद किए जाएंगे। देखिए आंचल, आपने जो बताया राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इसके अलावा मनरेगा, और इस तीसरी जो सबसे बड़ी जो उनकी योजना थी, खासकर यूपीए 1 की हम बात करें तो लोन वेवर था, यानी किसानों की कर्ज माफ़ी थी। और यही 3 ऐसे कदम थे, स्टेप थे यूपीए गवर्नमेंट के, यानी यूपीए 1 गवर्नमेंट के, कि वो दोबारा सत्ता में वापस आए। 2009 में दोबारा वो सत्ता में वापस आए। तो इसके अलावा जब यूपीए 2 का कार्यकाल जो रहा, खासकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने, यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव उनको प्राप्त है। तो उसके बाद जो यूपीए 2 में जो गड़बड़ियाँ आई, जो तमाम तरह की शिकायतें हुई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और उसके बाद फिर 2014 में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अपने जो उनका जो कार्यकाल था, जो दोनों कार्यकाल हम कहें, अगर 2004 से लेकर 9 तक और 2009 से लेकर 14 तक एक प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही विश्वसनीय उनका कार्यकाल था। बहुत सारे जो स्टेप्स थे जो उन्होंने उठाए थे, खास आर्थिक सुधार की हम बात करें, क्योंकि वो अगर रियली अगर वो कहें कि राजनेता से ज़्यादा, डिप्लोमेट से ज़्यादा, और वो इकोनॉमिस्ट थे, और हर चीज़ों पे उनकी जो आर्थिक जो समझदारी की जो छाप थी, हर नीतियों में उनकी दिखती है। अगर हम पूरे डिग्रियां की बात करें, जिस तरह की उनकी डिग्रियां हैं, अगर आप देखें कि 4वीं क्लास तक वो अविभाजित भारत के जो पंजाब प्रांत में गांव है, वहाँ पे 4वीं तक की पढ़ाई की,
और चौथी की पढ़ाई करने के बाद फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद फिर आप देखें कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि एक विद्वता की दूसरी मिसाल थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और अगर आप देखें कि जितने सारे पोस्ट पे वो रहे, उनकी भी अगर आप गिनती करें तो आप गिनती करते रह जाएंगे, पूरा दिन लग जाएगा जितने वो पोस्ट पे रहे, चाहे वो IMF हो, चाहे वो UGC के चेयरमैन। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी कुमार आलोक, क्योंकि जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और राष्ट्रपति भी इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अब हमारे बीच नहीं है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके आवास पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं ये भावुक पल है उनकी पत्नी के लिए भी, और यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ हम देख सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे बीच नहीं है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और हमारे साथ राजेश राज जुड़े हुए। राजेश, एक बहुत ही भावुक पल है जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी पत्नी के साथ भी क्षण बिताते हुए, और ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि आर्थिक उदारीकरण के जनक के साथ साथ अगर कई अहम पदों की हम बात करें, जिसमें प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष की बात हो, RBI गवर्नर की बात हो, वित्त सचिव की बात हो, वित्त मंत्री के तौर पर फिर सबसे सर्वोच्च पद यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए राजेश के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर आप श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तमाम गणमान्यों को देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब आप देख सकते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी चुप्पी की ताकत और उनकी ईमानदारी का लोहा माना जाता था जब एक राजनेता के तौर पर उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था, और कई ऐसे अहम पद जिन पर वो काबिज रहे, और कई ऐसे युगांतकारी और क्रांतिकारी फैसले आर्थिक अध्याय के परिप्रेक्ष्य में उनके कार्यकाल द्वारा उनके द्वारा लिए गए। लाइसेंस परमिट राज को ख़त्म करने का श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। राजेश राज, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो ये बेहद ही भावुक पल हो सकता है डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी के लिए, जहां पर हमने अभी देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनसे वार्तालाप करती हुई। बिल्कुल आंचल, मैं सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके निवास स्थान पर 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी आंखें बिल्कुल नम है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि पेश की। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी प्रधानमंत्री से पहले वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच चुके थे, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी उन्हें अकीदत पेश की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता विपक्ष है, उन्होंने प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, और जो दिल्ली के LG हैं उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए, और अब से कुछ ही पल पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित कर अभी तुरंत 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग से वो बाहर निकली हैं। मैं अभी उनके घर के अंदर ही मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अब बड़ी तादाद में जो आम लोग हैं, वो भी उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो गुरुशरण कौर, उनकी जो धर्म पत्नी है, उनके लिए बेहद ये दुखदायी क्षण है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो बेहद नाजुक संबंध माना जाता है, और उनके पति डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए निश्चित तौर पर यह गमगीन करने वाला पल है, और सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो भी लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानते हैं वो
तमाम लोगों की आंखें जो है वो नम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की, और जो माना जाता है कि उनके पास जो डिग्रियां थी या उनके पास जो पद थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी पद के मोहताज नहीं रहे, बल्कि उनकी काबिलियत की वजह से पद स्वयं चलकर कई बार उनके पास पहुंचा। यूजीसी के चेयरमैन के रूप में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में, और तमाम जो पद है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में। और शायद यही वजह है कि आज संपूर्ण देश जो है वो गमगीन है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से। और ये उम्मीद जताई जा रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कभी उनके कैबिनेट के सहयोगी रहे हैं, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के सहयोगी हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अब से कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कर तमाम लोग उनके घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ पर पहुंची तो उनकी अगवानी करने के लिए स्वयं जो है वो दिल्ली के एलजी मौजूद थे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर अगवानी किया और उनको अंदर ले गए। मैं देख पा रहा हूँ कि गुलाम नबी आजाद, जो मनमोहन सिंह के सहयोगी रहे हैं, उनके कैबिनेट के साथी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अभी उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, बिल्कुल हमने उनको सुना भी, जिन्होंने कहा कि, और अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अभी उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, और इन सभी की प्रतिक्रियाएं हम पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी देख चुके हैं और अब यहाँ पर वो खुद श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। हमारे साथ खुमार आलोक बने हुए। खुमार, स्ट्रिक्टली पर्सनल जो खिताब डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी द्वारा लिखी गई है, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, कई अहम और बहुत ही रोमांचक खुलासे उसमें किए गए हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहीं कहा है कि राजनीतिक विरोधियों की आलोचना के बावजूद राष्ट्र सेवा के प्रति वो हमेशा प्रतिबद्ध नजर आए और इस पर कभी भी कोई सवालिया निशान नहीं उठाया गया। देखिए, अगर उनका जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने जब पत्रकारों ने सवाल किया खासकर महंगाई को लेकर के, जिस तरीके का कि माहौल कांग्रेस के खिलाफ बन रहा था, यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ बन रहा था, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हम महंगाई रोक पाने में अक्षम साबित हुए हैं और उन्होंने कबूल किया कि हम इस मोर्चे पर विफल रहे हैं। तो एक साफगोई थी प्रधानमंत्री के, जो पूर्व प्रधानमंत्री के जो उनका व्यक्तित्व है, उसमें साफगोई थी, स्पष्टता थी, और यही चीज़ उनको महान बनाती थी या महान बनाती है आप कहें। तो हम अगर बात करें कि उनके पॉलिटिकल, सबसे पहले बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक मोर्चे पर, देश के इकोनॉमिक मोर्चे को संभालने के लिए इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया था। उसके बाद बीपी सिंह की सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, 9 महीने के बाद बीपी सिंह की सरकार गिर गई। फिर चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने तो चंद्रशेखर ने भी उन्हें अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र नियुक्त किया, और जब चंद्रशेखर के बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो नरसिम्हा राव ने उनको देश का जो सर्वोच्च वित्तीय पद होता है, वित्त मंत्री बनाया गया। और उसकी भी कहानी आजकल बहुत इंटरेस्टिंग है। वो यूजीसी के चेयरमैन थे उस समय, तो उनको पीसी अलेक्जेंडर, जो उस समय कांग्रेस के काफ़ी खासम खास हुआ करते थे, तो पीसी अलेक्जेंडर से ये खबर भिजवाई गई मनमोहन सिंह को कि आपको वित्त मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन मनमोहन सिंह को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वो रात को पीसी अलेक्जेंडर ने जाकर उनको बताया था, लेकिन वो सवेरे उठे और वो यूजीसी के कार्यालय में चले गए। वहाँ पे फिर फ़ोन आया कि नहीं, सचमुच आपको वित्त मंत्री बनाया जा रहा है। उसके बाद वो आनंद फानन में गए और उन्हें पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, बाद में उन्हें विभाग दिया गया और फिर नॉर्थ ब्लॉक में जाकर उन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि जब पहला बजट जो आर्थिक उदारीकरण का जब पेश किया था, उन्होंने तमाम आलोचना हुई, खासकर वामपंथी दलों के द्वारा या समाजवादी धारा के जो दल थे उनके द्वारा काफ़ी व्यापक विरोध हुआ, लेकिन वो टच से मच नहीं हुए। जो उनका विजन था, उस विजन पर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। एक चीज़ का जिक्र आप सुबह भी कर रहे थे और हमने जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को भी कहते हुए सुना कि जहां हम आरटीआई के रूप को देने के लिए उनका नाम जानते हैं, हम जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा पर भी उन्होंने बहुत काम किया, मनरेगा है, लाइसेंस परमिट राज भी खत्म किया, लेकिन एक टेक्नोक्रेट्स के रूप में उनको जाना जाएगा। और दूरदर्शिता जो थी, ख़ास तौर पर जब इकोनॉमिक अफेयर्स की हम बात करते हैं, तो बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही प्रिसाइज पूरे देश के लिए।
ठीक है, मैं वही बता रहा था आपको, जो उनकी दृढ़ता थी। आपने देखा कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद वो अपने जो स्टैंड था उस पर कायम रहे, और आर्थिक उदारीकरण का जब दौर शुरू हुआ तो आप आज देख रहे हैं जहां हम चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, आज बड़े से बड़े जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उसके सीईओज जो हैं इंडियन हैं, भारतीय मूल के लोग हैं। तो ये सब मनमोहन सिंह ने शुरुआत की थी, और बाद में वाजपेयी की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण को आगे बढ़ाया। फिर बाद में मनमोहन सिंह आए, उन्होंने आगे बढ़ाया, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी बने हैं तो इन 10 सालों में हम आर्थिक सुधार के रूप में हम दुनिया में काफ़ी एक आर्थिक महाशक्ति बने हैं। तो इस महाशक्ति बनने में जो बेसमेंट जो तैयार किया था वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ये श्रेय जाता है। और एक उदाहरण मैं और दूंगा कि आप वो तो बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, और बहुत ही सरल व्यक्तित्व उनका था, लेकिन अगर उन्होंने जो ठान लिया तो वो कर बैठते थे। आप अगर देखेंगे 2008 में जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जब हुआ, जब उसकी बात हुई कि हाँ भाई हम लागू करेंगे देश में, तो उस समय वामपंथी दल की ही बैसाखी पर टिकी हुई थी यूपीए 1 गवर्नमेंट। तो यूपीए 1 गवर्नमेंट को साफ साफ कह दिया वामपंथी पार्टियों ने कि अगर आप इस स्टैंड पे आगे बढ़ोगे तो हम समर्थन ले लेंगे, सरकार गिरा देंगे। मनमोहन सिंह पर भी कांग्रेस की तरफ से जो लेफ्ट ओरिएंटेड जो लीडर थे, आप जयराम रमेश को कह सकते हैं, या बाकी जो लेफ्ट माइंडेड जो लीडर थे, मनमोहन सिंह पर दबाव दिया गया कि नहीं आप पीछे हट जाइए, नहीं तो वामपंथी पार्टियां इस सरकार से समर्थन वापस ले लेंगी और सरकार गिर जाएगी। लेकिन मनमोहन सिंह टच से मस नहीं हुए, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर इस पर आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो एक प्रधानमंत्री के रूप में मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो आखिरकार उनकी जिद पर जो एक स्टैंड उन्होंने ले लिया, उसको आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार बच गई, लेकिन जो उनका स्टैंड था उस स्टैंड से कभी हिले नहीं वो। बिल्कुल, इस दृढ़ता को आज पूरा देश याद कर रहा है। और जैसे जापान में हम शिंजो आबे का नाम एबेनॉमिक्स के तौर पर जानते हैं, मनमोहन सिंह को उनकी आर्थिक नीतियों के लिए लगातार हमेशा याद किया जाएगा, और यह अपूर्णीय क्षति रहेगी पूरे भारतीय राजनीति के लिए उनका जाना। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, और लगातार आपसे इस पूरे दिन हम इसी पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका जाना पूरे देश के लिए एक झटका है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे हम संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्हें हमेशा एक ईमानदार व्यक्ति, एक महान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए खुद को समर्पित करने वाले नेता के रूप में याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति
उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जो हमारे बीच नहीं है, कि दलगत राजनीति से उठकर किस तरह के एक राजनेता का परिचय उन्होंने दिया, जहां उनके विरोधी भी उनकी इस पूरे व्यक्तित्व के मुरीद थे। फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए अब देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन यात्रा पर डीडी न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। डॉक्टर सिंह और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर की 3 बेटियां हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर सिंह 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 33 साल बाद 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हुए। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। वह वर्ष 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में चुने गए।
डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। साथ ही उन्होंने 1972 और 1976 के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई पदों पर कार्य किया। 1987 से 1990 तक संयुक्त राष्ट्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर था। डॉक्टर सिंह को 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य अहम खबरों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान से मुलाकात की। मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवान से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर व्यापक चर्चा के साथ वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 दिसंबर से अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस दौरान जयशंकर के अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता के साथ अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। दिल्ली में फर्जी वोटर आईडी कार्ड मामले को लेकर पुलिस ने शाहीन बाग ओखला इलाके में केस दर्ज किया। ये शिकायत वोटर आईडी आवेदनों में जालसाजी के गंभीर मामलों को लेकर हुई। दरअसल ओखला विधानसभा क्षेत्र में नए वोटर रजिस्ट्रेशन और एड्रेस चेंज कराने के उद्देश्य से 4 व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा किए गए। ईआरओ ने इस मामले में 4 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 336, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, बीएनएस की धारा 340, जाली दस्तावेजों को असली के रूप में उपयोग करने के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों और इन धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल किसी भी संभावित सहयोगियों या नेटवर्क की पहचान करने के लिए जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का बीजेपी ने स्वागत किया। दरअसल दिल्ली भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से 14 दिसंबर को मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि फर्जी मतदाता और फर्जी आवेदनकर्ताओं की पहचान की जाए। साथ ही मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता पंजीकरण को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। देश में मौसम का मिजाज बदलने से कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में तापमान 0 से भी नीचे गिर गया, जिसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। उत्तर मध्य भारत के कई राज्यों में शीतलहर के कारण पारा तेजी से लुढ़क रहा है, जिससे ठंड में इजाफा देखने को मिला। इस बीच मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अपडेट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंचने के कारण जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं आज सुबह राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बारिश हुई। साथ ही तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मध्य भारत में 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का प्रकोप बढ़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। आज सुबह 6 बजे कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। सबसे अधिक AQI नेहरू नगर में 441 दर्ज किया गया। इसके अलावा ओखला फेज 2 में AQI 425, बवाना में 411, CRRI में 413, द्वारका सेक्टर 8 में 409, मुंडका में 413, पटपड़गंज में 401, सिरी फोर्ट में 407 AQI दर्ज किया गया। हाल ही में ग्रैब 4 के तहत पाबंदी हटाई गई, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही। ऐसे में यहाँ रह रहे लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। महाकुंभ के लिए संतों का पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में ब्रह्मचारियों की सेना श्री पंच अग्नि अखाड़ा संगम क्षेत्र पहुंच गया। गुरुवार को श्री पंच अग्नि अखाड़ा की पेशवाई निकाली गई। घोड़े और ऊंट के साथ शाही अंदाज में रथ पर सवार होकर अखाड़े के साधु संत महामंडलेश्वर गाजे बाजे के साथ
सन्यासियों की सेना लेकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए मेला क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया। पेशवाई के दौरान वो अपनी इष्ट देवी मां गायत्री की पूजा आराधना कर महाकुंभ सफलतापूर्वक पूर्ण होने की मनोकामना करते हैं। पच्चीस का जो नया कुंभ करने जा रहे हैं, इसके शुभारंभ में सबसे पहले हमारी जो पेशवाई है, हमारी अखाड़े की जो आराध्या है भगवती गायत्री, हम सबसे पहले अपनी गायत्री माता को बड़े बाजे गाजे के साथ और बड़े वैभव के साथ उन जगदम्बा को बड़े वैभव के साथ जगदम्बा को तीर्थराज प्रयाग की छावनी में प्रवेश करते हैं और ये कामना करते हैं कि उनकी कृपा से हमारा जो कुंभ है वो मंगल अच्छी तरह से संपन्न हो। अग्नि अखाड़े का जो छावनी प्रवेश है, इसका मतलब ये है कि अग्नि अखाड़ा, आज अग्नि देव पहुंच रहे हैं आपके अखाड़े में। संगम तट पे आज प्रथम प्रवेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आयोजन सुगमता से संपन्न हो। प्रयागराज नगर निगम ने महाकुंभ की स्वच्छता के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया, तो यूपी रोडवेज की तरफ से भी हजारों बसें चलाई जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। दिव्य और स्वच्छ महाकुंभ, भव्य और दिव्य महाकुंभ आयोजन के लिए संगम नगरी का कायाकल्प, देश विदेश से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना। प्रयागराज नगर निगम के स्वच्छता महाकुंभ का संदेश यात्रा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को यातायात में नहीं होगी परेशानी। महाकुंभ के आयोजन में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। इसके सफल आयोजन के लिए प्रयागराज नगर निगम ने कमर कस ली है। प्रयागराज नगर निगम ने महाकुंभ की स्वच्छता के लिए युद्ध स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रयागराज नगर निगम महापौर गणेश केसरवानी ने महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम की 2 LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो स्वच्छता महाकुंभ का संदेश लेकर शहर के कोने कोने तक पहुंच रही है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक से लेकर स्कूली बच्चों और कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। 27 दिसंबर को स्वच्छता महाकुंभ रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें प्रयागराज के विभिन्न अखाड़ों और मंदिरों के साधु संत भी सम्मिलित होंगे। 28 दिसंबर को प्लास्टिक दान महादान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत 100 वार्ड में प्लास्टिक लाओ थैला पाओ अभियान चलाया जाएगा। 29 दिसंबर को स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर भर के हजारों लोग हिस्सा लेंगे। यह LED वैन पूरे वार्डों में जाकर के जन जन को जागरूक करने का काम करेगा। नगर निगम के संसाधन की इसमें सारे चित्र हैं। नगर निगम किस प्रकार से सफाई व्यवस्था कर रही है, उसका रोड मैप क्या है, वो सब भी बताया जा रहा है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में यूपी रोडवेज की ओर से भी विशेष तैयारी की गई है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लगभग 5000 से 6000 बसों को लगाया गया है। यही नहीं, 550 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी न हो। महाकुंभ 2025 के अवसर पे जो श्रद्धालु तीनों पीक डेज पे आएंगे, उनके सेफर इवैक्यूएशन के लिए परिवहन विभाग ने करीब 5000 से 6000 बसेस, रोडवेज बसेस की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त 550 इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं मेले के अवधि के दौरान। प्रयागराज की धरती पर 12 वर्षों बाद 2025 में दिव्य और भव्य संयोग में महाकुंभ होने जा रहा है। ऐसे में महाकुंभ की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं और अलग अलग अखाड़ों के द्वारा भूमि पूजन और ध्वजा स्थापित करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जल हो या फिर थल हो, सुरक्षा हो या फिर स्वच्छता हो, संस्कृत की बात हो या फिर समरसता का भाव हो, महज 2 हफ्ते से भी अब कम वक्त बचा है जब अब ये महाकुंभ का आयोजन शुरू हो जाएगा। और ऐसे में हर विभाग हो, हर व्यक्ति हो, जन जन की बात हो या फिर सरकारी तमाम महकमों की बात हो, हर कोई अपने युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। और अब से कुछ दिनों के अंदर ही सारी की सारी स्थितियां अपने आप पूर्ण हो ही जाएंगी, क्योंकि अब वक्त हमारे पास शेष नहीं है और ये तैयारियां यहां पर हमें बिल्कुल अपने उत्कर्ष पर दिख रही हैं। मनीष वाजपेयी, DD न्यूज, प्रयाग।
साल 2025 में जबलपुर को मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। ये ब्रिज जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का हिस्सा है। इस ब्रिज को बनाने में सबसे ज़्यादा वक्त इसलिए लगा क्योंकि यहाँ काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। देखिए हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये रिपोर्ट। भारत का इकलौता केबल स्टे ब्रिज जिसके नीचे है रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज तैयार। 385 मीटर लंबा ब्रिज जिसके नीचे बना प्लेटफॉर्म किसी अजूबे से कम नहीं। पूरे निर्माण के दौरान एक भी दिन के लिए भी ट्रेनों के आवागमन को नहीं रोका गया। ब्रिज की क्षमता 70 टन वजन को उठाने की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बन रहा केबल स्टे ब्रिज 100 साल की जरूरत को पूरा करने के लक्ष्य को लेकर बन रहा है। ये ब्रिज लगभग 6 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। सबसे लंबे फ्लाईओवर पर देश का सबसे लंबा सिंगल स्पान केबल स्टे ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 385 मीटर है। काम की बारीकी इतनी है कि रेल लाइन के ऊपर 5-5 मीटर के ब्लॉक तैयार किए जा रहे हैं। ब्रिज के दोनों तरफ से समान लंबाई से निर्माण हो रहा है। इंजीनियर हर काम पर बराबर नजर रखे हुए हैं ताकि ब्रिज के दोनों छोर समान रूप से मिले और मजबूती बनी रहे। ये पुल 2 बड़े बड़े पिलर्स पर खड़ा हुआ है। ये पहला ब्रिज है जिसके ठीक नीचे एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का नाम मदन महल है। इस पुल का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने करवाया है। हमारे लिए बड़ा चैलेंज था ये। यहाँ पे फ्रांस की जो टीम थी उस टीम ने बड़ा सहयोग किया और जो हमारे इंजीनियर्स थे, कंसल्टेंसी थी हमारी, इनने पर डे अपना डिफ्लेक्शन कितना हो रहा पर डे रिकॉर्ड रखा। ईश्वर की कृपा से दोनों तरफ से 90 से 96 मीटर एक लेवल में मिला के आज स्टिचिंग का काम हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। निर्माणाधीन केबल स्टे ब्रिज में विशेष तकनीक कास्ट इंस्टू फॉर्म ट्रेवल गंट्री का उपयोग किया जा रहा है। इसमें जमीन से बिना किसी सपोर्ट के कंक्रीट स्लैब की ढलाई की जा रही है। इसका वजन 180-190 टन होता है। इसे बैलेंस कैंटिलीवर तकनीक से बनाया जा रहा है जिसमें 56 स्टे केबल से इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जबलपुर में निर्माणाधीन केबल स्टे ब्रिज के शुरू हो जाने से न सिर्फ जबलपुर के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी बल्कि नागपुर और कटनी की तरफ जाने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। हरियाणा के जिला फतेहाबाद स्थित मां की रसोई लोगों के लिए मानवता का अद्भुत उदाहरण बन चुकी है। यहाँ पर प्रतिदिन लाखों लोग 10 रुपये में पेट भर भोजन करते हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं तो भोजन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। देखिए रिपोर्ट। मां की रसोई। मां की रसोई बनी मानवता की अद्भुत मिसाल। 2 वर्षों से भूखों और जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपये में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन, गरीबों को निःशुल्क भोजन कराता है मां की रसोई। हरियाणा के जिला फतेहाबाद में स्थित है मां की रसोई। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित मां की रसोई मानवता की अद्भुत मिसाल बन चुकी है। ये रसोई पिछले 2 वर्षों से भूखों और जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपये में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर समाज सेवा का एक अनोखा उदाहरण पेश कर रही है। यहाँ रोजाना हजारों लोग खाना खाकर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हैं। यहाँ खाना खाने वाले लोगों का कहना है कि मां की रसोई का भोजन घर से भी स्वादिष्ट है और ये पहल मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मरीजों को भी यहाँ से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मां की रसोई 2.5 साल से चल रही है। लगभग 450-500 आदमी डेली खाना, लगभग सभी शहर का सहयोग है उसमें। मां की रसोई के प्रमुख संचालक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मानवता की सेवा के लिए ये कार्य वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं क्योंकि ये काम केवल उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो रोटी के कारण भूखे रहते हैं या फिर समय अभाव के कारण वो घर नहीं जा पाते। उनके लिए ये व्यवस्था यहाँ निःशुल्क की गई है।
पूरे सप्ताह अलग अलग सब्जियों के साथ विभिन्न प्रकार की चपातियां, सलाद तथा मीठे के साथ ये खाना दिया जाता है तथा खाना खाकर हर व्यक्ति अपनी संतुष्टि जाहिर करता है कि घर से भी स्वादिष्ट खाना उन्हें यहाँ पर फ्री उपलब्ध हो रहा है। जब से जहाँ पे माँ की रसोई बनी है और हम घर से खाना नहीं लाते, क्योंकि जहाँ पे 10 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है और बहुत अच्छा खाना बनता है जहाँ पे, और जहाँ पर जितने भी जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं वो भी आते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं वो डेली यहाँ पर 10 रुपये दे करके खाना खा के जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। पास में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ से पैक होकर खाना जाता है जो बिल्कुल फ्री है। माँ की रसोई का खाना नजदीक के सरकारी अस्पतालों में भी जाता है, जहां मरीजों को बिना किसी शुल्क भोजन दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इजरायल ने यमन पर गुरुवार को जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में राजधानी सना और बंदरगाह शहर हुदैदा को निशाना बनाया गया। हमलों में हूती विद्रोहियों के कई ठिकाने तबाह हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग हताहत भी। हूतियों के नियंत्रण वाले मीडिया संस्थान अल मसीरा ने इन हमलों के लिए इजरायल को दोषी ठहराया। वहीं इजरायल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उसने पहले तेल अवीव पर हमलों के जवाब में यमन में हूतियों के ठिकानों पर हमलों को चेतावनी दी। सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमलों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियेसस बाल बचे। टेड्रोस अपने संयुक्त राष्ट्र और WHO सहयोगियों के साथ एक उड़ान में सवार होने वाले थे, तभी हमला हुआ जिसमें विमान चालक दल के सदस्यों में से एक घायल हो गया। WHO प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने हमले की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आह्वान भी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। रूस यूक्रेन के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता आयोजित करने के स्लोवाकिया के प्रस्ताव के लिए तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। पुतिन ने बीते सप्ताह क्रेमलिन में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की मेजबानी की थी। फिको ने रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता की मेजबानी का प्रस्ताव दिया था। पुतिन ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसका विरोध नहीं करेंगे। पुतिन ने बार बार कहा कि रूस कीव के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने की बात भी कही है। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मेलबर्न टेस्ट का आज दूसरा दिन। भारतीय टीम अपनी पहली पारी में मैदान पर है। भारतीय टीम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी याद में बाजू पर काली पट्टी बांधकर उतरी। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाए। भारत को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा। वो 3 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद का शिकार हुए। केएल राहुल पैट कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 474 रन पर समाप्त हुई। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ ने टेस्ट करियर का 34वां शतक लगाया। कप्तान पैट कमिंस ने 49 रन की पारी खेली। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए। वहीं रविंद्र जडेजा को 3 विकेट मिले। आकाशदीप को 2 विकेट जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।